Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2 का पोएम वोकेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड दिस पोएम. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वहां पर आपको यूनिट नंबर 1 विद क्वेश्चन आंसर्स जो है अपलोड किया है और यूनिट नंबर 2 भी हम विद क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रहे हैं. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following words or phrases match in meaning to the underlined ones? These are some sentences जो आपके टेक्स्ट बुक में आए हैं. ठीक है, सो टेक्स्ट बुक में जो आपके क्वेश्चंस है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1A. Nobody takes him to task. सो टेक्स हिम टू टास्क को अंडरलाइन किया हुआ है. इससे रिलेटेड जो वर्ड है दैट इज स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स, यानी कि डांट कर सुधारना. Nobody takes him to task यानी कि कोई भी उसको डांट कर सुधार नहीं सकता. नंबर बी जो आया है, द सेंटेंस यहाँ पर है इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन. बेक्ड इन द सन यानी कि गर्मी में झुलसना. सो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड आया है, एक्सपोज टू हीट. ओके, सो नंबर सी में देखिए सेंटेंस क्या है, दैट इज चेसिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न. चेसिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न्स यानी कि मैं जो मेरी लैंटर्न है उसके एक हम बोलते हैं ना कि जो परछाइयां है, सो मैं परछाइयों के साथ खेल रहा हूँ. दैट इज सो इससे रिलेटेड चेसिंग द शैडोज से रिलेटेड कौन सा फ्रेज आया है, दैट इज फॉलोइंग इमेजिनरी गोल्स यानी कि इमेजिनरी गोल्स को फॉलो करना. ओके, नंबर डी द लेन इज डार्क एंड लोनली. ओके, डार्क एंड लोनली यानी क्या कि हम बोलते हैं ना अकेला और सुमसाम, लाइक दैट. सो इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड आया है, दैट इज डेजर्ट यानी कि सुमसाम. लेट्स चेक ई. ही सोल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट यानी कि उसने अपने कपड़े मिट्टी में खराब कर लिए. सो सोल्स हिज क्लोथ्स से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर फ्रेज दिख रहा है, दैट इज डर्ट इज द क्लोथिंग यानी उसने अपने कपड़े खराब कर लिए. ओके, नंबर एफ दैट इज देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. नो रोड ही मस्ट टेक के रिलेटेड कौन सा यहाँ पर हमें दिखता है, दैट इज नो पर्टिकुलर रूट यानी कोई भी उसने पर्टिकुलर रूट सिलेक्ट नहीं किया था. ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है. लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज रीड द पोएम एंड फिल इन द टेबल. सो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स में ये टेबल आया है क्वेश्चन नंबर 2 में. टाइम ऑफ द डे यानी कि जो हमारे पोएम में तीन टाइम जो है वो उसके रिलेटेड जो हमारे पोएट है उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट इज मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट. मॉर्निंग यानी सुबह के समय कौन सी जगह पर पोएट ने क्या एक्सप्लेन किया है, दैट इज लोकेशन. कौन सा लोकेशन था जहां पर मॉर्निंग का समय बताया है. पोएट्स एक्टिविटी, वहां पर पोएट क्या कर रहा है. हॉकर्स एक्टिविटीज, हॉकर वहां पर क्या कर रहा है. हॉकर यानी कि जो बेचते हैं गाड़ी पर माल. ओके, यानी कि हम बोलते हैं ना रास्ते पर जो गाड़ी पर माल बेचते फिरते हैं वो हॉकर्स. गार्डनर्स एक्टिविटीज यानी गार्डनर यानी माली क्या काम कर रहा है. एंड वॉचमैन एक्टिविटीज. सो आपको इस पोएम में हॉकर, गार्डनर एंड वॉचमैन इन तीनों की एक्टिविटीज दी गई है. सो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट वन मॉर्निंग, टाइम ऑफ द डे क्या है मॉर्निंग. लोकेशन क्या दिया है इन द लेन. ओके, पोएट्स एक्टिविटी क्या दी गई है इन द मॉर्निंग इन द लेन, दैट इज वॉकिंग टू स्कूल. वो स्कूल जा रहा है एंड स्कूल जाते समय उसने मॉर्निंग में क्या दिखा, हॉकर्स का एक्टिविटी देखा है, दैट इज सेलिंग बैंगल्स. वहां पर एक हॉकर बैंगल सेल कर रहा है. नंबर 2 आफ्टरनून यानी दोपहर के समय में लोकेशन है नियर द पोएट्स हाउस. पोएट के घर के बाजू में. पोएट की एक्टिविटी क्या है, दैट इज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल. वो घर से स्कूल जा रहा है. ठीक है, सो दैट टाइम व्हाट ही सॉ दैट इज गार्डनर्स एक्टिविटी उसने देखी है डिगिंग द ग्राउंड यानी कि वो माली काम कर रहा है. ओके, लेट्स चेक नंबर 3 नाइट यानी रात के समय लोकेशन क्या दिया है, द पोएट्स होम यानी कि पोएट का घर. वहां पर क्या एक्टिविटी दिख रही है, दैट इज वॉचिंग द वॉचमैन फ्रॉम हिज बेड. वो अपने बेड से उस वॉचमैन को देख रहा है. एंड वहां पर वॉचमैन की एक्टिविटी क्या होगी, वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट स्विंगिंग हिज लैंटर्न. हाथ में लैंटर्न लिए वो इधर से उधर घूम रहा है. ओके, सो दिस इज द टेबल विच वी हैव कंप्लीटेड. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ऐसा डैश कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर हॉकर की कोई एक्टिविटी नहीं है आफ्टरनून में और नाइट में. गार्डनर की कोई एक्टिविटी नहीं है मॉर्निंग में नाइट में. और वॉचमैन की मॉर्निंग आफ्टरनून में कुछ एक्टिविटी दी नहीं गई है. जो टाइम पे दी गई है वही आपको सिर्फ अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है. लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 3. थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स. आपको अपने खुद के शब्दों में इसका आंसर लिखना है. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट कुड बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम. यानी पोएम में जो हमारा पोएट है, ठीक है, सो उसका एज ग्रुप क्या दिया गया है. दैट इज आंसर है द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम कुड बी 12 to 13 ईयर्स. 12 से 13 साल उनकी उम्र होगी. नंबर बी
What is the difference between a hawker and a shopkeeper? अभी hawker and shopkeeper में क्या difference बताया है, उसका आंसर हमें लिखना है. आंसर is the difference between a hawker and a shopkeeper is that a hawker does not have a fixed shop. यानी कि hawkers की कोई fixed shop नहीं रहती है, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं अपना सामान लेके. He goes from street to street selling his wares. यानी कि वो street to street अपना सामान बेचते हुए फिरते हैं. शॉपकीपर हैज अ फिक्स शॉप, और उसके अपोजिट क्या है कि शॉपकीपर का खुद का दुकान होता है. एंड पीपल हु वांट टू बाय हिज गुड्स मस्ट गो टू हिज शॉप, और जो लोगों को जो कुछ चीज खरीदनी है वो उस दुकान में जाकर खरीदते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 3C. हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन दे सी चिल्ड्रंस दैट इज द क्लोथ्स इन डस्ट एंड हीट? यानी कि जब बच्चे अपने कपड़े खराब करते हैं तब पेरेंट्स की रिएक्शन क्या होती है? दैट इज आंसर इज व्हेन पेरेंट्स सी देयर चिल्ड्रन एक्सपोज्ड टू हीट और सॉइल देयर क्लोथ्स इन द डस्ट, दे स्कोल्ड देम एंड स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग इट. तो अपने जो बच्चे हैं उनको उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, पकड़कर वो करने से मना कर देते हैं. नंबर डी. Why is the street light compared to a one-red-eyed giant? One-red-eyed giant यानी कि एक आंख वाला जो एक भयानक राक्षस है, उससे स्ट्रीट लाइट का कंपैरिजन क्यों किया गया है? सो इसका आंसर दिया है, द स्ट्रीट लाइट इज वेरी टॉल एंड हैज अ सिंगल रेड लाइट एट द टॉप, हेंस इट इज कंपेयर्ड टू अ जियांट विथ वन रेड आई. यानी कि वो बहुत ही ऊंचा, एक ऊंचाई पर वो लाइट है, स्ट्रीट लाइट, और वो लाल कलर की लाइट है. इसकी वजह से उसका कंपैरिजन जो हमारा पोएट है उसने वन रेड आइड जियांट से किया है. Let's check question number 3E. What exactly does the speaker in the poem crave for? ठीक है, इसका आंसर है the speaker in the poem, who is a young school going boy, craves for complete freedom to do whatever he wants and whenever he wants. यानी कि उसको क्या इच्छा है कि जो भी उसको करना है उसको आजादी चाहिए, जो कुछ भी वो करना चाहता है वो करने की. He wants freedom from authority. He wants to lead a carefree life. उस पर किसी का उसको जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको कोई टोकने वाला नहीं चाहिए. Like that. This is the answer. F. Does the poet really wish to become a hawker slash gardener slash watchman? जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. इस पोएम से हमें क्या पता चलता है? क्या पोएट हॉकर बनना चाहता है, गार्डनर बनना चाहता है, या फिर वॉचमैन बनना चाहता है? लेट्स चेक द आंसर. द पोएट डज नॉट रियली विश टू बिकम अ हॉकर और गार्डनर और वॉचमैन. ही इज चाइल्डिश एंड सीज ओनली व्हाट ही थिंक्स इज देयर केयर फ्री लाइफ. उसको इसमें से कुछ भी नहीं बनना है, वो बचपना है उसमें, और वो जो देखता है वही उसको करने का मन करता है, क्योंकि उसको केयर फ्री लाइफ जीनी है. ही डज नॉट सी द डिफिकल्टीज. जो काम वो कर रहे हैं, वो हॉकर जो काम कर रहा है, गार्डनर जो काम कर रहा है, या फिर जो वॉचमैन, उसमें जितनी भी कठिनाई है वो उसको नहीं दिख रही है. ही एक्चुअली ओनली क्रेव्स फॉर कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अथॉरिटी. उसको सिर्फ आजादी चाहिए. Let's check question number 4. Say why the speaker of the poem wishes to be a, यानी कि स्पीकर को हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन क्यों बनना है? सो हॉकर से रिलेटेड हम देखेंगे क्या आंसर है. द स्पीकर इन द पोएम फील्स दैट देयर इज नो टाइम. ठीक है, यानी कि द स्पीकर इन द फील्स दैट देयर इज नथिंग टू स्टॉप. यानी कि हॉकर के लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है. देयर इज नो फिक्स रोड ही मस्ट ट्रैवल बाय, नो प्लेस दैट ही मस्ट गो टू, एंड नो टाइम व्हेन ही मस्ट गेट बैक होम. यानी कि उस पर किसी की पाबंदी नहीं है, वो अपने मुताबिक अपने हिसाब से कहीं भी आकर जाकर अपना सामान बेच सकता है. द स्पीकर फील्स ही इज लकी एंड हेंस ही विशेस टू बी अ हॉकर. स्पीकर को लगता है कि हॉकर बहुत ही लकी है, क्योंकि उस पर, जैसे कि बच्चों का क्या होता है, स्कूल में जाने का टाइम होता है, स्कूल से घर वापस आने का टाइम होता है. सो वो यहाँ पर सोच रहा है कि मुझे हॉकर की तरह बनना है, क्योंकि उस पर कोई वक्त की पाबंदी नहीं है. इट मीन्स दैट द स्पीकर वांट्स टू बी फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स एंड गो वेयर ही वांट्स टू विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. So this is the answer. Let's check why he want to become a gardener. उसको गार्डनर क्यों बनना है? That is, the speaker in the poem sees that the gardener in the nearby house is digging the ground. He does what he likes with his spade. Spade यानी कि जो खोदने का हम बोलते हैं ना, जो साधन होता है मिट्टी खोदने के लिए. सो उसको लगता है कि वह सिर्फ डिगिंग ही कर रहा है, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा. ही इज फ्री टू गेट हिज क्लोथ सॉइल्ड विथ मड, गेट बेक्ड इन द सन और गेट वेट. यानी कि वो मिट्टी में खेल सकता है, सूरज की गर्मी में तप सकता है. नो वन स्कोल्ड्स हिम. उसको कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता. हेंस द स्पीकर विशेस टू बी अ गार्डनर सो दैट ही इज एबल टू एंजॉय फ्रीडम इन द ओपन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. इसीलिए वो क्या बनना चाहता है? गार्डनर बनना चाहता है. लेट्स चेक सी. वॉचमैन क्यों बनना चाहता है? द स्पीकर इज इन हिज बेड
Through the open window, he can see the watchman walking up and down the dark and lonely street with a lantern in his hand. अपने बेड से सोते समय वो अपनी बेडरूम की खिड़की से देख रहा है कि वॉचमैन बाहर हाथ में लैंटर्न लिए इधर से उधर घूम रहा है. The speaker is resentful that he has to go to bed. He thinks that the watchman never goes to bed in his life. और स्पीकर को क्या लगता है कि वॉचमैन को कभी सोना ही नहीं पड़ता. Hence he wishes to become a watchman and walk up and down in the dark street at night, having fun chasing the shadows with his lantern. इसलिए वो वॉचमैन बनना चाहता है. Okay, so let's check question number 5. Pick out the lines that contain alliteration, simile, repetition and onomatopoeia. So students, alliteration, this is the figure of speech जो आपके अभी टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है, और यही आपको आगे जाकर आपका क्लास 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 12 तक आपको ये कंटिन्यू होने वाला है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स आपको लर्न करने के लिए मिलने वाले हैं. सो alliteration मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? alliteration इज द repetition of the beginning sounds of neighboring words. यानी कि alliteration क्या है? एलिट्रेशन ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसमें जो एक पर्टिकुलर साउंड होता है उसका क्या होता है? रिपीटिशन होता है. वो पर्टिकुलर साउंड उस शब्द में रिपीट होता जाता है. तो आज कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपके पोएम से दिए हैं. सो आज हम वो एग्जांपल्स लर्न करेंगे. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. आई कैन नंबर 1. ओके, आई कैन सी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि वो किस तरह से आपको एलिट्रेशन ढूंढने में आसानी होगी जब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा. ओके, सो आई कैन सी थ्रू द गेट द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स चेक द लाइन वेरी केयरफुली. आई एम जस्ट टेकिंग द पेन. ओके ओके, यहाँ पर देखिए, I can see through the gate the gardener digging the ground. यहाँ पर देखिए थ्रू में टी आ गया, ठीक है, वापस द में भी टी आ गया, वापस यहाँ पर भी टी आ गया, यहाँ पर देखिए वापस यहाँ पर भी डी आ गया. ओके, सो थ्रू द गेट द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. सो रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर टी. ठीक है, हमने टी का देखा, अभी हम जी देखेंगे. दैट इज गेट, गार्डनर एंड ग्राउंड. ये कितने टाइम हो गया रिपीट? 3 टाइम्स. सो ये इसलिए एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है. दैट इज एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड्स ऑफ नेबरिंग वर्ड्स. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, दिस इज द IMP. लेट्स चेक. अभी हमने फर्स्ट को लर्न किया. लेट्स चेक द नंबर 2. दैट इज ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, ही सॉल्व्स हिज क्लोथ्स. रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ लेटर H. दैट इज देखिए यहाँ पर he, his, he, his. H कितनी बार रिपीट हो गया? दैट इज 4 टाइम्स. सो रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ लेटर H यहाँ पर आ गया. लेट्स चेक नंबर 3. Nobody takes him to task. Nobody takes him to task. तो यहाँ पर देखिए टेक्स में टी आ गया, टू में भी टी आ गया और टास्क में भी टी आ गया. सो रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर टी. सो इसको हम कहते हैं alliteration. Alliteration is the repetition of the beginning sound of neighboring words. Let's check the example number 4. My mother sent me to bed. A repetition of the sound of letter M. My mother sent me to bed. कितने टाइम आ गया? 3 टाइम्स M आ गया, यहाँ पर रिपीट हो गया. सो चलिए इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर M. दैट इज व्हाई दिस इज द alliteration figure of speech. ओके, यहाँ पर देखते हैं नंबर 5. Through my open window, the watchman walking up and down. Repetition of the sound of the letter W. That is window आ गया, watchman आ गया, walking आ गया. So 3 times यहाँ पर W आ गया. That is why this is the alliteration in this line. Okay. So let's check next. Simile. Simile ये जो figure of speech है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. नंबर 1. The street lamp stands like a giant with one red eye in its head. यहाँ पर देखिए the street lamp is directly compared to a giant. यहाँ पर street light को street lamp जो है उसको compare कहाँ से किससे किया है? कि उसको एक giant से compare किया है using the word like. जब भी जहां पर भी यहाँ पर जब सिमिली का मतलब क्या होता है कि जब कंपैरिजन आता है किसी एक ऐसी, अभी देखिए ये जो स्ट्रीट लैंप है,
ठीक है, इसमें ये एक आपका क्या हो गया, ये एक ऐसी चीज होगी कि जिसको आप जिएंट यानी राक्षस की उपमा दे रहे हो। ठीक है, सो इसकी वजह से जब किसी चीज को या फिर किसी वस्तु को हम किसी इंसान की, ठीक है, या फिर किसी और चीज की जो अलाइव है या फिर जो एक इमेजिनरी है, उसका कंपैरिजन उसके साथ करते हैं तो उसको कहते हैं सिमिली। ठीक है, अभी देखते हैं रिपीटिशन। तो हमने अलिटरेशन पढ़ा, अभी रिपीटिशन में क्या है, यहाँ पर देखिए नंबर 1, the words bangles, crystal bangles are repeated to create images in our mind of the hawker। ठीक है, सो रिपीटिशन का मतलब है यहाँ पर जो वर्ड्स आए हैं आपके पोएम में, आप एक बार चेक कर लीजिए, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स आर रिपीटेड टू क्रिएट इमेजेस इन आवर माइंड ऑफ द हॉकर, क्योंकि हॉकर से रिलेटेड ये जो वर्ड्स है वो हमको हॉकर्स की एक इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज द हॉकर इज सेलिंग द बैंगल्स ऑन द स्ट्रीट। सो इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिशन। बैंगल्स का रिपीटिशन यहाँ पर हुआ है। नंबर 2, the words no and nobody are repeated for emphasis। no and nobody का भी बहुत बार इस्तेमाल किया है आपके पोएम में, एक बार आप पोएम जरूर पढ़िएगा। सो इसको हम कहते हैं रिपीटिशन। ओके, सो चलिए ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया मीन्स व्हाट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है, द gong sounds 10। in the above given line the word gong is an onomatopoeia word form from the sound associated with it। ठीक है, इन द above given line the word gong, gong का मतलब क्या होता है कि जो एक बेल बजती है, ठीक है, कि आपके स्कूल में जो बेल बजती है कि अब 10 बजे आपका स्कूल अभी स्कूल में एंट्री करने का टाइम हुआ है, और इन द 3 और 4 o'clock इन द आफ्टरनून अभी आपको घर जाना है। द गोंग साउंड्स 10, यानी कि गोंग को कौन सा गोंग साउंड कर रहा है, 10। इन द अबव गिवन लाइन द वर्ड गोंग इज एन ओनोमोटोपोइया वर्ड फॉर्म फ्रॉम द साउंड एसोसिएटेड विथ इट। सो इसको हम कहेंगे ओनोमोटोपोइया। Let's take the pointer. Question number 6. Some poets do not use uniformity in rhyming words nor a steady rhythm। कुछ जो पोएट होते हैं अपनी पोएम में वो राइमिंग वर्ड्स या फिर रिदम का कुछ यानी कि एक एक्सप्रेशन जो रहते हैं लास्ट में जो राइमिंग वर्ड्स आ जाते हैं वो यूज नहीं करते। सच पोएम्स विथ नो यूनिफॉर्मिटी इन रिदम, द लेंथ ऑफ लाइन्स और स्टैंजास आर कॉल्ड फ्री वर्स। तो इनको क्या कहते हैं, इनको फ्री वर्स कहते हैं, कि जिसमें फॉर द एग्जाम्पल जो हमारी वोकेशन पोएम है, इसको पढ़ते वक्त आपको क्या लगता है कि जो हम रेगुलर पोएम्स पढ़ते आए हैं क्लास 5 से, तो उसके लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं उनके जो राइमिंग वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं पे तो हमें एक थोड़ा सा उसमें प्रोनाउंसिएशन सेम सुनाई देता है, लेकिन वैसा नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, फ्री वर्स। वॉल्ट विटमन है, एजरा पाउंड, टी.एस. एलियट, रविंद्रनाथ टैगोर आर सम फेमस पोएट्स हु हैव कंपोज पोएम्स इन फ्री वर्स। सो ऐसे जो पोएट है दैट इज वॉल्ट विटमन है, एजरा पाउंड है, टी.एस. एलियट है, रविंद्रनाथ टैगोर है, ये कुछ फेमस पोएट है जिन्होंने फ्री वर्स में राइटिंग किया है, फ्री वर्स में पोएम उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, अ क्विक ग्लैंस एट द पोएम वोकेशन रिवील्स that the style used by Tagore is free verse। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये वोकेशन का पोएम जो लिखा है, सो इन्होंने इसमें फ्री वर्स यूज किया है। Now turn the pages of your textbook and see if you can find other poems in free verse। तो आपको क्या करना है, आपकी क्लास 8 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें सारी पोएम्स आपको एक बार लर्न करनी है और उसमें आपको चेक करना है क्या उसमें भी फ्री वर्स यूज किया है। ओके, लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 7। What vocation or profession or business would you like to take up in future? आप अपने फ्यूचर में क्या करना पसंद करोगे? Prepare fact file for the same using the following points। ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो इसके आगे मैंने आपके लिए एक आंसर दिया है। अगर आपको आपकी इमेज आपके दिमाग में कोई अलग चीज है करने की तो आप उसी तरह से लिख सकते हो। सो नेम ऑफ द वोकेशन, प्रोफेशन और बिजनेस, क्या बनना चाहते हो, दैट इज मैंने यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है। सो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगता है, बीई और बीटेक आपको करना होता है, बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन
ठीक है। सो देन नंबर 3, वर्क प्रोफाइल है या फिर डिस्क्रिप्शन, उसका क्या होता है? तो अभी इंजीनियरिंग करने के लिए आपको क्या करना है? सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको सीखने पड़ते हैं, सेटिंग अप प्लांट्स, इन्वेंटिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स। उसके बाद नंबर 4, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। सो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? एक्सीलेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। नंबर 4, योर पर्सनल स्किल्स और टैलेंट फॉर द चॉइस। आप इसके लिए खुद का क्या इनिशिएटिव देना चाहते हो? दैट इज माई इंटरेस्ट इन सीइंग हाउ वेरियस मशीन्स वर्क एंड माई टैलेंट इन रिपेयरिंग simple instruments. So this is the answer of this question. Let's check question number 8. Read and understand the following poem, Paper Boats, and write its paraphrase in your own simple language. You may take the help of dictionary or internet. The first line is done for you. Day after day, one after another, I sell paper boats on the stream of flowing water. सो चलिए यहाँ पर पहले हम इस पोएम को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका पैराफ्रेज लिखेंगे. लेट मी जस्ट फर्स्ट रीड द पोएम टू यू एंड उसके बाद पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. पेपर बोट्स पोएम क्या आई है? डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन ऑन द रनिंग स्ट्रीम. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with showy flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boat and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them and the lading is their baskets full of dreams. यहाँ पर पेपर बोट्स यानी कि जो आप कागज की नाव बनाकर छोड़ देते हैं ना पानी में, तो उससे रिलेटेड ये पोएम है. तो इसका पैराफ्रेज यानी कि शॉर्ट में आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपको इससे क्या समझ में आ रहा है उसको कहते हैं पैराफ्रेज. तो पेपर बोट का पैराफ्रेज मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है. चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ. डे आफ्टर डे वन आफ्टर अनदर आई सेल पेपर बोट्स ऑन द स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर. सो जैसे ही दिन जलते हैं यानी कि दिन ब दिन या फिर एक दिन के बाद कुछ समय के बाद मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे जो पेपर बोट है मैं पानी पर छोड़ रही हूँ बनाकर. राइट माई नेम एंड द नेम ऑफ माई विलेज ऑन द बोट्स इन बिग ब्लैक लेटर. और बड़े बड़े अक्षरों में मैं मेरा नाम और मेरे गांव का नाम उस पेपर बोट पर लिखकर छोड़ रही हूँ. आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो उसको देखेगा और समझेगा कि मैं कौन हूँ. आई फिल माई लिटिल बोट्स विथ शूफुली फ्लावर्स एंड होप दैट these flowers which I have picked at dawn will be carried safely to land in the night. यानी कि जो यहाँ पर आप खुद से अपने आप से ये पैराफ्रेज लिखना है यानी कि आपको क्या लग रहा है उस पोएम से कि आपने क्या किया कि आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो लाइंस है उनको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से लिखना है. दैट इज कि मैंने क्या किया, फिर उसमें शिवली के फ्लावर्स उसमें डाले और उसको फिर मैंने छोड़ दिया वो पेपर बोट को. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप भी क्या लिखोगे? आई सेट माई पेपर बोट्स इन मोशन एंड लुक अप एट द स्काई. द लिटिल क्लाउड्स हैव व्हाइट bulging tails behind them that look like the sails of a boat. I do not know if there is a young child like me up in the sky who wants to play with me and send his boats down through the air to race with my boats. और इसको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से द पोएट इज सेइंग, जिस तरह से मैं पेपर बोट्स बनाकर भेज रहा हूँ, मेरी तरह कोई तो एक बच्चा होगा कि जिसको ऐसा लग रहा होगा कि उसके पेपर बोट मैं देखूं या फिर मेरे पेपर बोट अगर उसको मिलते हैं तो वो उसके पेपर बोट छोड़ देगा पानी पे और एक दिन वो मुझको मिलेंगे. लाइक दिस वो यहाँ पर बोल रहा है. Paragraph number 3, that is, when it is right, I bury my face in my arms and dream that my paper boats are floating in the air under the stars at midnight. The fairies who bring sleep are sailing in them and they are filling their basket with dreams. यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि जब वो सो जाएगा उसके बाद उसके सपने में जो भी वो सपना देख रहा है यानी कि जो भी एंजल्स है वो क्या करेंगे, वो पेपर बोट उसके लिए चलाएंगे. लाइक दिस और सबके सपने इसी तरह से पूरे होंगे. सो दिस इज द पैराफ्रेज ऑफ दिस पोएम. आई होप बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है.
आज हमने पढ़ा वोकेशन, ये जो आपका पोएम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। सो डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो भी आपका लव एंड सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।